नमस्कार। आज हम लोग हुयेन त्सोंग की भारत यात्रा पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में हुयेन त्सोंग ने अपनी भारत यात्रा के विषय में प्रकाश डाला। 1930 के पतझड़ के मौसम में हुयेन त्सोंग सुमेर पर्वत की सुंदरता देखने में मुग्ध हो गया। उन्होंने वह पर्वत सोना चांदी से बना समुद्र मध्य में उभरा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा, लेकिन समुद्र की ऊंची लहरों के कारण उसका प्रयास विफल हो गया। लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। उन्होंने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया कि पाषाण कमल उदित हुआ। उसी पाषाण कमल पर पैर रखते हुए पर्वत तक पहुंच गए, लेकिन वह पर्वत की चोटी पर चढ़ न सके। फिर उन्होंने जैसे ही साहस बटोरकर आगे बढ़ने की कोशिश की, भयंकर तूफान ने उन्हें पर्वत की ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। यह वास्तविकता न होकर एक स्वप्न था। उन्होंने अपने स्वप्न को शुभ मानकर बुद्ध की भूमि भारत की यात्रा पर चल दिए। राजधानी च्वांगएन से वे चल पड़े। रास्ते में लियांग चांग ने उन्हें बुद्ध लेखों की व्याख्या करने के लिए रोका। उस समय किसी को चीन छोड़कर अन्यत्र यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। हुयेनत्सोंग अपने निश्चय पर दृढ़ थे। उन्होंने एलिंग चाउ के श्राद्ध संपन्न भिक्षु से इस पवित्र काम में सहयोग करने की प्रार्थना की। भिक्षुक ने अपने मार्गदर्शन के लिए 2 शिष्यों को भेज दिया। यात्रियों ने बताया कि यहाँ से 50 लीग की दूरी पर हुलू नदी है। उस नदी के पार बहुत तेज है। उसमें बहुत ज़्यादा धारा बहुत तेज है। उसे नाव के पार नहीं किया जा सकता है। हुयेनत्सोंग ने उथली जगह पर पार करने का निश्चय किया। आदमी ने बताया कि वहाँ यह मौन अवरोधक है। इसके बाद 5 टावर है। उसकी निगरानी प्रहरी करते हैं, मतलब उसकी जो रक्षा करते हैं वो टावर पर चढ़ के आदमी लोग, तथा बिना अनुमति के किसी को चीन से बाहर नहीं जाने देते हैं। इसके उस पार मौहो यान नामक रेगिस्तान और हामी की सीमा भी है। बुद्ध के देश जाने वाले जानकारों ने बताया कि पश्चिमी रास्ते पर नर पिशाच तथा लू लपेट के भरे आंधी तूफान का भी खतरा है, इसीलिए उसकी जिंदगी में खिलवाड़ न करे। इस पर हुयेनत्सोंग ने कहा, जब तक मैं बुद्ध देश नहीं पहुंच जाता मैं चैन की सांस नहीं लूँगा और उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा, चाहे रास्ते में मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, इसकी परवाह नहीं। वो अपने संकल्प पर अडिग थे। हुयेनत्सोंग भारत पहुंचने पर सर्वप्रथम 8-9 दिन गया में ठहरे। उनकी तीर्थ यात्रा में बारे में जानकार नालंदा के बौद्ध भिक्षुक उन्हें लाने गए। इससे उन्हें बड़ी प्रशंसा हुई, क्योंकि हुयेनत्सोंग प्रसिद्ध विद्वान शीलभद्र से योग शास्त्र पर चर्चा करना चाहते थे। नालंदा मठ के चारों ओर ईंटों की दीवार थी। द्वार पर महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। उसमें 8 कक्ष थे और भवन कलात्मक और बुर्ज से सज्जित थी। वेधशाला के ऊपर कमरे में बादलों की खोए प्रतीक हो रही थी। वहाँ की सुंदरता के बारे में हुयेनत्सोंग ने लिखा कि खिड़कियों के झांकने पर ऐसा लगता था जैसे हवाओं का संयोग पाकर बादल अपना उठली करते हुए नई नई आकृति बना रहा है। तालाब नील कमल से पूर्ण थे। आम की मंजरी की सुगंध सौंधी सौंधी महक रही थी। वह स्थान अति रमणीय था। राजा पुजारी का काफी सम्मान करता था और 100 गांव का लगान उस संस्था को जाता था। हुयेनत्सोंग नालंदा के शीलभद्र में मिले हुए पूर्व 20 भिक्षुकों से
उनके आदेशों अनुसार जानकारी प्राप्त कर ली। वांगसोंग की नम्रता और श्रद्धा देख शीलभद्र की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित किए हैं, मतलब वो विधाता, वो बुद्ध। मैं बीमारी के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की तो स्वप्न में 3 देव आए। इनमें एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का रंग स्वच्छ और तीसरे का रजत जैसा था। उन्होंने बताया कि चीन देश का एक भिक्षुक यहाँ धर्म ज्ञान की शिक्षा लेने आ रहा है, इसीलिए आप मरने की इच्छा वापस ले उसे भली प्रकार शिक्षित करना। दोनों भिक्षुकों ने तुरंत अध्ययन प्रारंभ कर दिया। वाइंस्वेंग कुषाण बुद्धि के बहुत ही जानकार थे और उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। वे कई वर्ष भारत में बिताए और इस अवधि में शेष भारत का दौरा भी किया। उन्होंने नालंदा में अध्ययन का पूरा लाभ उठाया और बहुत सारे विद्वानों से वार्तालाप करके जानकारी ली। बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रंथों का गहरा अध्ययन कर वे ह्वानसोंग से नालंदा के विषय में लिखा। यहाँ से भिक्षुक विद्वान तथा दक्ष थे। उन्होंने मठ के नियमों का पालन करना अनिवार्य समझा। दिन भर अध्ययन यापन का काम करना था और किसी भी दार्शनार्थी तथा शास्त्रार्थियों करने वालों का द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक था, अन्यथा उसे वापस जाना पड़ता था। नालंदा में एक ऐसी व्यवस्था थी कि अगर कोई वहाँ जाता था तो अगर द्वारपाल कोई भी क्वेश्चन पूछता था, अगर उत्तर नहीं देता था तो उसे उसमें घुसने नहीं दिया जाता था। और द्वारपाल भी बहुत ही विद्वान लोग रहते थे। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।